हेलो दोस्तों, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी के एनसीईआरटी के बुक से हैं। तो आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है, कितना आपने गहराई से एनसीईआरटी को पढ़ा है, ये 10 क्वेश्चंस सॉल्व करते ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं किसे कितना मार्क्स आता है। मार्क्स जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। First question. Which one of the following blood vessel is without valves? Which one of the following blood vessel is without valves? Option A, artery. Option B, pulmonary aorta. Option C, vein. Option D, systemic aorta. जल्दी से बताइए कि इन चार में से कौन सा सही जवाब होगा। Which one of the following blood vessel is without valves? Option A, artery. Option B, pulmonary aorta. Option C, vein. ऑप्शन डी सिस्टमिक एओर्टा। तो जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टरी। तो आर्टरी डज नॉट कंटेन एनी वेल्व्स, है ना। पल्मोनरी एओर्टा यानी कि पल्मोनरी आर्टरी आल्सो कंटेन वेल्व्स, सिस्टमिक एओर्टा आल्सो कंटेन वेल्व्स। ओके, आप देखते हो कि जो पल्मोनरी एओर्टा है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो है दैट कंटेन सेमील्यूनर वेल्व्स एंड सिस्टमिक एओर्टा जो है ये भी कंटेन किया हो रहता है, दैट इज एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व्स। ओके, वेन ऑलवेज कंटेन वेल्व्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आर्टरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। The respiratory center which regulate respiration is located in option A, cerebral peduncle, option B, vagus nerve, option C, pons varoli, option D, medulla oblongata. जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। The respiratory center which regulates respiration is located in cerebral peduncle, vagus nerve, pons varoli या medulla oblongata। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जहां रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेवल ऑफ विच हार्मोन आर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज में किस हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए, ईस्ट्रोजन। ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन डी, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, ईस्ट्रोजन। ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। तो ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ल्यूटियल फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो किस हार्मोन का लेवल हाई होगा, प्रोजेस्टेरॉन। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस induces the completion of the meiotic division of secondary oocyte. Option A, parturition. Option B, implantation. Option C, fertilization. Option D, gametogenesis. Which of the following process induces the completion of meiotic division of secondary oocyte? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन। आप यहाँ क्या देखते हैं, जो सेकेंडरी oocyte होता है ये आप देखेंगे कि मियोसिस 2 में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और जैसे ही स्पर्म इसके साथ फ्यूज करता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइजेशन आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। RCH स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है RCH स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए, रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्शन कम हाइजीन। ऑप्शन सी, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हजार्ड्स। ऑप्शन डी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जल्दी से बताइए RCH का क्या मतलब होता है। रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्शन कम हाइजीन,
रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हजार्ड्स, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो आप क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। यस, ये बहुत ही सिंपल सा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। MTPs are considered relatively safe ड्यूरिंग दी डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी। MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। तो MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ, ये कब तक सेफ है? ड्यूरिंग द डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक में MTPs सेफ होता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। जल्दी बताइए। MTPs आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज द फर्स्ट ट्रीमेस्टर। तो फर्स्ट ट्रीमेस्टर तक जो है MTP को कंसिडर किया जाता है सेफ, है ना, या फिर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। In case of codominance, the offspring of F1 generation have the trait. In case of codominance, the offspring of F1 generation have the trait. Option A, of either of two parents. Option B, of both the parents. Option C, of none of the parents. Option D, in between the traits of two parents. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन हैव द ट्रेट ऑफ आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ऑफ नन ऑफ द पेरेंट्स, इन बिटवीन द ट्रेट्स ऑफ टू पेरेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑफ बोथ द पेरेंट्स। को डोमिनेंस, यहां हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों पेरेंट्स के ट्रेट ऑब्जर्व होते हैं ऑफ स्प्रिंग में। तो इन केस ऑफ को डोमिनेंस द ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन हैव द ट्रेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप AB ग्रुप आपने देखा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हेपाटाइटिस बी एंड एड्स, hepatitis B and AIDS are option A, caused by retroviruses, transmitted through sexual contact, option C, congenital diseases, option D, transmitted through infected blood। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। caused by retroviruses, transmitted through sexual contact, congenital diseases, transmitted through infected blood। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। यस, है ना, आपको पता होना चाहिए। एड्स जो है वो रेट्रोवायरस से होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना। कॉन्जेनाइटल डिजीज ये भी नहीं है, बल्कि ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड से आप देखते हो हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है वो क्या हो सकता है, दोनों के दोनों इन्फेक्ट हो, मतलब कि ट्रांसमिट हो सकते हैं। एड्स जो है वो केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। अ प्लांट सेल हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड। A plant cell has potential to develop its full plant. This property of the plant cell is called option A, tissue culture, option B, totipotency, ऑप्शन बी प्लूरिपोटेंसी, ऑप्शन डी जीन क्लोनिंग। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोटिपोटेंसी। यस, किसी भी प्लांट सेल के पास अगर पोटेंशियल है कि वो अपने आप को फुल प्लांट्स में डेवलप कर सकता है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है टोटिपोटेंसी, और ये पूरा फेनोमेनन, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है टिश्यू कल्चर। ओके, तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस called EcoR1. Okay, there is a restriction endonuclease called EcoR1. What does CO part in it stands for? तो EcoR1 में जो CO है इसका क्या मतलब है? ये CO जो यहाँ पर आप देख रहे हो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में, इसका क्या मतलब है? CO stands for colon, CO stands for सीलोम, CO stands for कोएंजाइम या फिर कोलाई।
जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1. व्हाट डज CO पार्ट इन इट स्टैंड्स फॉर? कोलोन, सिलोम, कोएंजाइम और कोलाई। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोलाई। यस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हम लोग देखते हैं कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो फर्स्ट लेटर यानी कि जो यहाँ ई है, ये आपको पता है जीनस से आया है, दैट इज Escherichia. तो और CO जो है वो आप देखते हो नेक्स्ट 2 लेटर्स जो होता है वो स्पीसीज नेम होता है, दैट इज कोलाई, है ना। ये R जो है दैट इज द स्ट्रेन। एंड जो यहाँ रोमन न्यूमेरल आप देखते हो आफ्टर द नेमिंग, ये हम लोगों को पता है कि इट इज द सीक्वेंस, ओके। इट इज ये वो सीक्वेंस होता है इन ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड, ओके, फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। एक बार फिर से देख लीजिए क्या देखा हम लोगों ने। E स्टैंड्स फॉर जीनस, CO स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता है कि स्पीसीज है, और जो R है दैट डिराइव फ्रॉम द स्ट्रेन, ओके, ये स्ट्रेन का नाम है। और जो रोमन न्यूमरल्स होता है फॉलोइंग द नेम indicates order in which the enzymes were isolated. तो यहाँ ये 1 है, that means it is the order in which the enzymes were isolated from the strain of the bacteria. Okay, तो this is all about the questions of practice set. I hope बच्चों आप लोगों को इसमें मैक्सिमम मार्क्स आए हो। जो भी मार्क्स आए मुझे ज़रूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं कल हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ विथ न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू।